गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे थ्योरी ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो आज ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर क्या है और थ्योरेटिकली हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, आज हम डिटेली डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग को शुरू करने से पहले चलो हम लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कशन किए थे उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे डिफ्रैक्शन ऑफ एन स्लिट। फ्रॉम दिस we found that this will be the fringe pattern. One principal maxima will be observed at the center like this. If I am going to tell to you, मान लो this is the screen and this side light is coming, so we are getting at center one maxima and either side of this maxima दोनों तरफ में हमको और एक मैक्सिमा मिलता है, उसको भी हम प्रिंसिपल मैक्सिमा ही बोलते हैं। और उसके बीच में एक सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है और मिनिमा भी मिलता है। ये अगर ए नंबर ऑफ स्लिट 3 है, अगर नंबर ऑफ स्लिट में बढ़ा दूं तो इस तरह सा पैटर्न हमको मिलता है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो ये बीच में जो है छोटा छोटा पिक वो सेकेंडरी मैक्सिमा, ये भी एक प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दोनों तरफ में आता है, सेंटर की दोनों तरफ में आता है। इस टाइप का फ्रिंज पैटर्न हमको मिलता है एन स्लिट अगर हम कंसीडर करें। उसके बाद हमने डिस्कशन किए थे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें 15,000 लाइन पर इंच जिसमें स्लिट्स हैं। अगर उस टाइप का कोई ग्रेटिंग एलिमेंट में लूँ और कंसीडर करूँ और उस टाइप का अरेंजमेंट अगर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे लाइट है और बहुत सारे स्लिट यहाँ पे लगा दूँ, तो यहाँ से अगर मैं स्पेक्ट्रोमीटर में देखने की कोशिश करूँ तो हमको फ्रिंज पैटर्न जो मिलेगा वो इसी टाइप का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने स्लिट नंबर ऑफ स्लिट को बढ़ा दिया है। तो अगर ये इसको मैं कंपेयर करूँ एन नंबर ऑफ स्लिट से, इसका थ्योरी और एन नंबर ऑफ स्लिट का थ्योरी बिल्कुल सेम है, तो इसी टाइप का हमको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। और इसमें हमने डिस्कशन किए थे कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा हमको मिलेगा इसका विड्थ कितना होने वाला है। इसका विड्थ जो ये हम बताऊंगा, ये वाला कि मैं बताया था, ये बेस लाइन है और यहाँ से यहाँ विड्थ अगर इतना है वो कितना है और वो एंगुलर विड्थ कितना है, और उसको निकाला था हमने कितना, दैट इज डी थीटा। हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ इज दिस मच। तो इतने चीज़ हमने डिस्कशन किए थे हमारे पिछले क्लासेस में। तो नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग एलिमेंट और ग्रेटिंग एक चीज़ ऐसा है, मानो कि ये एक ग्लास है, ग्लास की जैसा है ग्लास। इसमें अगर बहुत सारे लाइंस हैं और तार में ऐसे खींच दूं तार, उसके बीच में जो गैप दिखता है उसको हम स्लिट बोलते हैं, स्लिट। तो इसमें अगर बहुत सारे नानो लेंथ नानो विड्थ का अगर मैं स्लिट बनाऊं तो इसी एरिया में हम तकरीबन अराउंड मोर देन 15,000 लाइंस हम खींच सकते हैं। और बोले तो 15,000 स्लिट हम बना सकते हैं और उसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। अगर ये ग्रेटिंग एलिमेंट यहाँ पे
अगर मैं रख दूं, यहाँ पे लैंप है और कोई लाइट है, यहाँ से जब लाइट डिफ्रैक्ट होकर जाएगा हमको स्क्रीन के ऊपर, या यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर में, तो हमको फ्रिंज पैटर्न दिख जाएगा। तो अभी रिजॉल्विंग पावर क्या है? सपोज वी हैव टू कंसिडर whatever the light we have been used here, that light has two wavelength. That light has two wavelength. Suppose sodium light have itself two wavelength, but wavelength difference between two wavelength is very very small. That is small range difference we can found in sodium light. Now if we have to consider a monochromatic light, the fringe pattern we are going to get in this case like this. At center will be the maxima, and this side another principal maxima, another principal maxima. Okay, so for one wavelength we can found one maxima, one wavelength, और one single light के लिए यहाँ पे एक पीक आएगा। अगर वो लाइट में दो वेवलेंथ कंपोजिट है, मिलके है, तो यहाँ पे और यहाँ इसी पीक के आसपास इधर आगे और पीछे और एक पीक आएगा। मतलब एक वेवलेंथ के लिए एक पीक आएगा और दूसरे वेवलेंथ के लिए अनदर पीक आएगा। अगर ग्रेटिंग का अच्छा रिजॉल्विंग पावर है, वो दोनों पीक को अच्छी तरह से रिजॉल्व में सेपरेट करके दिखा पाएगा, पूरा सेपरेट करके दिखा पाएगा। अगर उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है तो दोनों पीक मर्ज होके आएंगे। अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा है तो वो पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा सेपरेट। ये दोनों पीक, ये लैम्बडा 1 के लिए अगर होगा, ये और एक पीक लैम्बडा 2 के लिए होगा। ऐसे होगा, मैं दिखाता हूँ, ऐसे हो जाएगा। सो लैम्बडा 1 के लिए अगर 1 पीक हमको मिलेगा, लैम्बडा 2 के लिए और एक पीक यहाँ मिलेगा, यहाँ ऐसे ऐसे मिलेगा। सो दिस इज फॉर लैम्बडा 1, दिस इज फॉर लैम्बडा 2, ऐसे मिलेगा अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर रे जा रही है लाइट जिसमें दोनों वेवलेंथ कंपोजिट होकर है उस लाइट में, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे दो प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का मिलेगा। जैसे कि ये जो पीक है, ये पीक सपोज लैम्बडा का है, और सपोज लैम्बडा 2 इज नथिंग बट लैम्बडा 1 प्लस डी लैम्बडा, लाइक दिस। वेरी माइन्यूट फासला है दोनों वेवलेंथ में। तो मान लो ये पीक हमको आया लैम्बडा के लिए, और ये जो पीक आया लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के लिए। दोनों वेवलेंथ है, दोनों वेवलेंथ के लिए दो पीक आसपास हमको मिल गया। और पीक जो सेंटर है, ये जो सपोज ये लैम्बडा है, इसका पीक सेंटर और यहाँ से मिडिल ऑफ द स्लिट से कितना एंगल कर रहा है, थीटा एन। सपोज दिस वन फ्रिंज, प्रिंसिपल फ्रिंज maxima is nth order. Suppose we are going to consider this is the nth order, like whatever we have been considered here. This is the nth order peak. This peak, one peak we have been found. This is for plane transmission grating के जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो ये एक ही पीक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ था। तो सपोज ये nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो nth प्रिंसिपल मैक्सिमा हमको एक ही पीक आएगा। तो अगर यहाँ पे हम nth प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दो पीक आएगा, क्योंकि दो वेवलेंथ हमारे पास है। दोनों वेवलेंथ के लिए दो पीक आएगा ही आएगा, अगर रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट ग्रेटिंग अच्छा है। अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है तो वो दोनों मर्ज होके आएंगे। तो अभी ये थीटा एन इज द एंगुलर
distance from this O to the peak point of the maxima or principal maxima for which is formed by lambda and theta plus d theta n. This angle suppose is d theta, which is indicates the peak center of the another peak which is observed due to lambda plus d lambda. ओके, सो ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा है ऑफ nth ऑर्डर, मगर ये दोनों क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ जो हम यहाँ पे लिए हैं, लाइट में दोनों वेवलेंथ है, तो दोनों वेवलेंथ के वजह से ये दोनों पीक यहाँ पे आ रहे हैं ड्यू टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ड्यू टू रिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रेटिंग. तो वो जितना अच्छा है रिजॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटिंग का, वो उतना सेपरेट होके हमको दिखेगा. अगर रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है, वो दोनों मर्ज होते हुए दिखेंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि हम देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर का पीक जहाँ पे है, यहाँ पे है इसका सेंटर का पीक पोजीशन. इस पीक का जहाँ पे लोकेट हो रहा है पीक, इस पीक का मिनिमा वहाँ पे फॉल हो रहा है, और इस पीक का मैक्सिमा जहाँ पे फॉल होता है, इसी पीक का मिनिमा वहाँ पे फॉल होता है. और हम ऐसे बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी वही हो रहा है कि इसी पीक का मैक्सिमा जहाँ पे पीक फॉल हो रहा है, इस पीक का मिनिमा वहीं पे फॉल आके हो रहा है. अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों पीक सेग्रीगेटेड है, इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमा दोनों एक ही जगह में फॉल हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में, और इसका मैक्सिमा और इसका ये पीक का मैक्सिमा और ए पीक का मिनिमा यहाँ पे दोनों एक ही पॉइंट में फॉल हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा इज इक्विवेलेंट टू इसका मैक्सिमा. तो उस दिशा से अगर हम कैलकुलेशन और थियोरेटिकली हम डिराइव करें, हमको मिल सकता है रिजॉल्विंग पावर. सो here the same thing whatever we have been discussed, that it is written. So this is nothing much more things it is not there. You can study and you can understand, no problem. Now let lambda and lambda plus d lambda are the wavelength of two spectral lines which are resolved by the diffraction grating. Resolved means separated out. The resolving power of the grating is nothing but this is lambda by d lambda, or this is the formula. We can say that this is the so-called resolving power of a grating. और इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा? दिस इज द मेजरमेंट or the measures of the ratio of wavelength of any spectral line. So this will be the any spectral line divided by the difference between the two wavelengths. Difference and ratio between, this is the ratio between any spectral line and difference of wavelength between the two spectral line. That is any wavelength divided by difference between them. Okay, the spectral line are just to be resolved if the principal maximum of one falls on the first secondary minima of others. So principal maxima of one, so either if you are going to consider this one, this principal maxima falls on this secondary minima. So this peak's minima falls on this peak's maxima. So this is the scenario that we can consider here. So now if we are going to consider which is the maxima which is formed, now from the figure it can be found that nth principal maximum of wavelength lambda is formed in the direction of theta n as per the condition, maxima condition, a plus b sin theta n is equal to n lambda. This is the
general condition of the maxima. So we are considering this peak maxima. Which peak? This peak's maxima here, which is formed at due to theta n, formed theta n. So we can consider a plus b sin theta n is equal to n lambda. Here a plus b is the grating element. Let nth principal maxima of wavelength lambda plus d lambda is formed in the direction of obviously theta n plus d theta n, in the direction of theta n plus d theta n. On the base of that condition, it can be written as a plus b into sin theta n plus d theta n will be equal to n into lambda plus d lambda, which will be equation number 2. This is the two conditions for the two maxima only. Now, but it has been found that first secondary minima of nth principal maxima of wavelength lambda follows the condition of a plus b sin theta n plus d theta n is equal to n lambda plus lambda by n. Now what it is told that if we are going to consider this peak, its maxima is here, its first minima falls on the maxima of this peak, okay. So that is, it is telling that it has been found that first secondary minima of nth principal, this is the nth first principal, secondary minima, this is first secondary minima follows of nth principal maxima of wavelength lambda means for this one, okay. this peak, इस peak का जो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है वो किसको फॉलो कर रहा है? इसी पीक का प्रिंसिपल मैक्सिमा को. तो कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिखें? तो इस पीक का मैक्सिमा की कंडीशन जो है उसी इस पीक का मिनिमा की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे. तो a plus b sin theta n plus d theta n, this is the condition for principal maxima of this peak, which will be satisfied to the minima of wavelength lambda, that will be n lambda plus lambda by n, okay. Because this is the or we can say that a plus b sin theta n is equal to n lambda plus lambda by n, or a plus b sin theta n plus d theta n, which is the condition of maxima of this peak falls with the minima condition of the first one, which is found by lambda. Now equating equation number 2 and 3, if I am going to equate, then what I am going to get? I am going to get left hand side a plus b sin theta n plus d theta n. Here left hand side also a plus b sin theta n plus d theta n. Both are equal, so that this equal to this. N into lambda plus d lambda is equal to n lambda plus lambda by n. That implies lambda by d lambda is equal to n lambda. This expression represents that resolving power of grating. This is called as the resolving power of grating. So now resolving power, here resolving power you have to write Rp. So resolving power in bracket nothing of, in short you have to write Rp. So resolving power is proportional to number of order small n, this is small n, and also resolving power Rp is proportional to number of slit. If number of slit is going to be increase of the grating element, resolving power of that grating element will be increased. So thank you very much for watching this video. Go through this video perfectly, and there is no that here one correction is there, you have to correct it. मैं यहाँ पे काट दिया है, ये दो वर्ड को काट देना है, ये नहीं चाहिए. सो ज़्यादा कुछ करेक्शन इसमें नहीं है. तो यहाँ पे लिखा है मैंने मैक्सिमा ऑफ दी वेवलेंथ लैम्बडा, यहाँ पे तो
of nth principal maxima of wavelength lambda, follow the condition this one. and यहाँ पे resolving power के शॉर्ट में लिखा गया है RP, और that is RP is direct proportional N, and this much. Go through this video with your note, and if in doubt we can discuss. Okay, thank you.